नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 यानी जो 7 पॉइंट्स पेंडिंग है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि स्टार्टिंग के 7 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो पहले उन पॉइंट्स को देख लीजिए। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे भी आपको वीडियो की डिटेल मिल जाएगी। तो फिलहाल जो पेंडिंग 7 पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 8th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अगर मैं रेम्यूनरेशन की बात करूँ तो ये पॉइंट सैलरी के बारे में बोलता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सही सैलरी देनी चाहिए। साथ ही साथ जो सैलरी है वो प्रॉपर टाइम पे देनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं अगर आप उनको टाइम पे सैलरी दो तो हर एम्प्लॉय पूरी ईमानदारी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहेगा और काम भी अच्छे तरीके से करेगा। अगर मैं रेम्यूनरेशन की बात करूं कि एक पर्सन को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। यानी सबसे पहले उस पर्सन को कितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसकी टेन्योरिटी कितना है, फिर बाद में प्रीवियस कितने ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया हुआ है, करंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मार्केट ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है और उसके बाद में एक पर्सन को कहीं ना कहीं सैलरी दी जाती है। तो 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हायरार्की होती है, यानी टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, और इसकी मदद से अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी पहुंचानी है तो इसी को हम लोग यानी इसी प्रोसेस को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। यानी टॉप लेवल से वो मिडिल में जाएगी, मिडिल लेवल से लोअर लेवल में जाएगी और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर फॉलो होगी। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, बिकॉज ये एक तरीके का प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको हर कोई फॉलो करता है और करना भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी इंसिडेंट ऑकर हो जाते हैं जिसकी वजह से, यानी टाइम कम है आपके पास में और आपको क्विक डिसीजन लेना है, तो उस सिचुएशन में अगर आप ये लंबा जो रूट फॉलो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और डेफिनेटली आप टाइम पे जो आपको डिसीजन लेना है वो नहीं ले पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप जो ये चेन है स्केलर चेन, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। यानी टॉप लेवल जो है डायरेक्टली सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है या लोअर लेवल से बात कर सकता है, और जो यानी बीच में जितने भी लोग थे इंटरमीडिएट्स उन सबको वो स्किप कर सकता है और डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन उन व्यक्ति को पहुंचा सकता है जिसको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इससे होगा ये कि टाइमली आप डिसीजन ले पाओगे और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो सही तरीके से हो जाएगा। ये जो अभी हमने चेन ब्रेक किया और डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की एक से दूसरे पर्सन को, इसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते कहीं ना कहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने जनरली पहले भी बात की थी कि एक हायरार्की होती है जिसको हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे भी अगर इस एग्जाम्पल में देखें कि अगर पर्सन डी को अगर पर्सन जी से कांटेक्ट करना है तो कुछ हायरार्की जिसको फॉलो करनी होगी। यानी इस केस के अंदर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस हायरार्की के थ्रू फ्लो होगी। यानी कहीं ना कहीं जो पर्सन डी है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सी को पास करेगा, सी बी को पास करेगा, बी ए को पास करेगा, ए जो है ई को पास करेगा, ई जो है एफ को पास करेगा और फाइनली एफ से जो इन्फॉर्मेशन है जी तक आ जाएगी। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि ये एक हायरार्की जिसको फॉलो करना होगा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसी को कहीं ना कहीं हम लोग स्केलर चेन भी बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन ऑकर हो जाती है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको क्विकली ट्रांसफ़र करनी है, यानी इतना लंबा अगर आप रूट लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। सेम वे में अगर कोई डिसीजन है जो ऑन द स्पॉट लेना है, अदरवाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, तो उस केस के अंदर आप इतना लंबा रूट फॉलो करोगे तो आप वो बिज़नेस भी मिस कर पाओगे। तो इस केस के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो ये स्केलर चेन है इसको ब्रेक करना होगा, और जैसे आप ब्रेक करेंगे यानी यहाँ इस केस के अंदर जो पर्सन डी है डायरेक्टली पर्सन जी से कांटेक्ट करेगा और इसी को हम लोग गैंग प्लैंक भी बोलते हैं। और इसके थ्रू होगा ये कि जितने भी इंटरमीडिएट्स है, यानी जो पहले हमने देखा था सी बी ए ई एफ, ये सारे इंटरमीडिएट्स एक साथ स्किप हो जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली जो स्पेसिफिक पर्सन के पास में पहुंच जाएगी। यानी जो पर्सन डी है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जी के पास में पहुंचा देगा। इसी को गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब ये है
कि एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए सब लोगों के लिए, साथ ही साथ सारे लोग उस प्लेस के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपर फिट होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, फिजिकल रिसोर्सेस हो। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे वो बैठ के काम कर सके। सेम पे अगर मशीनरी है तो मशीनरी के लिए भी एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहाँ पे उनको रखा जा सके। तो 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस की बात करता है। ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स है जब वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ में डील करते हैं तो उनके साथ में जो भी पॉलिसीज़ है फेयर तरीके से उनको डील करना चाहिए। साथ ही साथ एक फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ में रखना चाहिए। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे उनको कुछ डिसीजन लेना है, यानी रेम्यूनेशन बढ़ाना है, प्रमोशन देना है या कोई बेनिफिट देना है, इंसेंटिव देना है, तो ये कुछ भी देते समय मैनेजर्स को कहीं ना कहीं एक फेयर नीड जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रखना होगा। यानी जो पर्सन डिज़र्व करता है प्रमोशन उसी को वो दे। इसके अंदर किसी भी तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया हालांकि वो डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कि वो मैनेजर के कास्ट का हो या मैनेजर का फ्रेंड हो या मैनेजर के साथ में उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, इसीलिए उसको प्रमोशन मिला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप प्रमोशन या कोई भी चीज़ दे रहे हो तो वो देते समय कहीं ना कहीं आपको जो फेयर डील है कि किसने कैसा काम किया है उस बेसिस पे देना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इस प्रिंसिपल को अगर प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं दिक्कत कई सारी आती है। एक दिक्कत तो बड़ी कॉमन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एक पर्सन को प्रमोशन मिलता है तो बाकी जो एम्प्लॉयज़ है वो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि उसको प्रमोशन कैसे मिला, जबकि उसका परफॉर्मेंस अगर देखें तो हमारे से तो कम था उसका, फिर भी उसको प्रमोशन दिया, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फेयर डिसीजन लेना मैनेजर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 12th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हर ऑर्गेनाइजेशन में जब नए पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो मैनेजर्स को कहीं ना कहीं अपॉइंट करते वक्त कुछ समय के लिए उनको टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं, लेकिन जब उनका जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है टेम्पररी बेसिस का तो उसके बाद में उनको परमानेंट कर देना चाहिए, उनको जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर ऐसा दिया तो वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ में फेयर डील करेगा। कहीं ना कहीं वो जो स्पीड है उसकी काम करने की वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसको पता है कि यहाँ पे अब वो टेम्पररी नहीं परमानेंट बेसिस पे, तो वो डेफिनेटली काम भी उस तरीके से करेगा। लेकिन अगर आपने उसको लॉन्ग रन तक टेम्पररी बेसिस पे ही रखा है तो डेफिनेटली वो काम सिर्फ करने के लिए ही करेगा, लेकिन हालांकि वो इतने मन से नहीं करेगा, स्पीड भी उसकी इतनी इंक्रीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सवाल रहेगा कि आज नहीं तो कल ये लोग मुझे कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समय के बाद में जॉब सिक्योरिटी देनी ज़रूरी है। तो 13th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पर इनिशिएटिव का मतलब कहीं ना कहीं वॉलेंटरीली आप जो है नए नए तरीके से काम करते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं मैनेजर्स जो है अपने एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करना चाहिए उनको कि वो इनिशिएटिव लेके काम को करे, नए तरीके से अप्रोच को यूज़ करे, इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करे। और अगर ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई आइडिया अगर कोई एम्प्लॉय लाता है जो इफ़ेक्टिव है, जो अच्छा है, तो डेफिनेटली मैनेजर को उसको कंसिडर करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली काम भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशनशिप है, इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो लास्ट यानी 14th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प, जिसको हम लोग टीम वर्क बोलते हैं। तो हेनरी फ्योल ने इस पर्टिकुलर पॉइंट में टीम वर्क के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस किया है। तो उन्होंने बोला है हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं, तो अगर ये लोग मिल के यानी ग्रुप में एज अ टीम मिल के काम करेंगे तब जाके ही काम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट होगा और समय पर या समय से पहले ही कंप्लीट होगा। अगर आप टीम वर्क में जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो डेफिनेटली अगर किसी एक व्यक्ति को परेशानी होती है तो बाकी टीम मेंबर्स में कोई ना कोई ज़रूर उसकी हेल्प करता है। यानी इस तरीके से जब आप मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ में एज अ टीम वर्क काम करते हो
काम सही तरीके से हो जाता है। तो एज अ मैनेजर, एज अ लीडर हमेशा ही अपने टीम को, इन लोगों को मोटिवेट करना होगा कि हम लोग सब लोग साथ में हैं, किसी को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो दूसरे टीम मेंबर्स जो है मिल के काम करेंगे। अब यहाँ पे आप एक पर्सन काम नहीं कर रहे हो, बल्कि हम सब मिल के यानी ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो स्पिरिट है एक मैनेजर को, एक लीडर को कहीं ना कहीं अपने टीम को बताना होगा और इसी तरीके से उनको मिलजुल के टीम वर्क में ही काम करना होगा। तो दोस्तों अभी इस तरीके से हम लोगों ने जो लास्ट 7 पॉइंट्स है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, तो उसको कवर कर लिया है। आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, समझिए और आसानी से कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इसी तरीके से राठौड़ राहुल देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।